तो भाई साहब आज बात करते हैं दादी के लाडले, द वन एंड ओनली किट्टू उर्फ कार्तिक गोयनका की। और देखो स्टार्टिंग में ना बंदा जेन्युइनली अच्छा था, फुल रोमांटिक हीरो वाइब्स, फनी, केयरिंग, सपोर्टिव। मतलब उस टाइम पे कोई भी देखे तो बोले ब्रो ही इज द वन। नायरा के लिए स्टैंड लेना, उसको सपोर्ट करना, उसको स्पेशल फील कराना, सब करता था ये बंदा। इसीलिए तो लोग इतने ऑब्सेस्ड थे कायरा से। और ऑनेस्टली अगर तुम लोग इनके एडिट्स देखोगे ना तो आंखों से क्राई आ जाएगा। लेकिन भाई ध्यान से देखोगे तो तब समझ आता है कि इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। नायरा मे बी 19 या समथिंग होगी जब वो ऋषिकेश में थी, और कार्तिक होगा अराउंड 22। आई मीन असम्पशंस हैं, मतलब खुद की लाइफ समझ नहीं आ रही, और सीधा गोयनका फैमिली के डेली के ड्रामा में एंट्री हो गई। और कार्तिक का सीन का हमेशा का सीन यही होता था, बंदा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता था। मामाज बॉय छोड़ो, ये तो प्रॉपर दादीज बॉय निकला। कभी कभी मुझे जेन्युइनली लगता था नायरा हस्बैंड से ज्यादा गोयनका फैमिली कमिटी हैंडल कर रही है। लाइक दादी तो हिटलर ही बन चुकी थी स्टार्टिंग में, कसम से। और स्टार्टिंग में जो चीजें क्यूट लगती थी ना, वही बाद में इतना दिमाग खराब करती हैं कि इस पर पूरा वीडियो ही बना डाला मैंने। थोड़ी पॉजिटिवनेस क्यूट लगती है, बट हर चीज पे इनसिक्योर हो ना। नायरा किसी और के साथ काम करे तो प्रॉब्लम, किसी मेल फ्रेंड से बात करे तो प्रॉब्लम, फैमिली को कुछ पसंद ना आए तो डबल प्रॉब्लम। ये बंदा रिएक्ट पहले करता था, समझ उसको बाद में आता था, फिर भी सॉरी नहीं बोलेगा, पहले गिल्ट देता है, फिर सॉरी का नाटक करता है। मतलब कामली बैठ के पूरी बात सुन लेना इम्पॉसिबल टास्क लगता था इसके लिए। नायरा ने कुछ बोल दिया, जाओ घर से निकलो, कोई प्रॉब्लम हो जाओ घर से निकलो। नहीं, पहले घर से निकलो, फिर 5 years बाद समझ आएगा तो बात होगी। बात नहीं होगी, ड्रामा होगा। और फिर यही सब चीजें लूप पे चलती हैं। लाइक इनके झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मैं परेशान रहती थी। कायरा फैन थी गाइस। और फिर ऐसे ही आफ्टर मैरिज हमेशा नायरा से एक्सपेक्ट करना कि सडनली चेंज हो जाए, घर में खाना बनाना सीखे और प्रॉपर बहू बन के रहे। लाइक ये गोयनका जितने मॉडर्न होने के बाद भी इनकी सोच 2 रुपए वाली थी। फिर आता है अक्षरा डेथ ट्रुथ वाले मेस पे। तुम्हें इतने टाइम बाद पता चले कि तुम्हारी माँ की डेथ का एक्चुअल ट्रुथ हाइड किया गया था, और ऊपर से जिस फैमिली में तुम्हारा रिश्ता जुड़ने वाला है वही इन्वॉल्व निकले, और ऊपर से झूठ तो पूछो ही मत। ऑब्वियसली नायरा शॉक में थी, हर्ट थी, कंफ्यूज्ड थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करे। लेकिन कार्तिक का रिएक्शन भाई हमेशा मेरा दिमाग खराब करता है, क्योंकि बंदा पूरा फोकस सिचुएशन नॉर्मल करने पे था इंस्टेड ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नायरा। मतलब गोयनकाज लिटरली आ रहे हैं माफी मांगने, इमोशनल स्पीचेस हो रही है, और कार्तिक को लग रहा है अब सब ठीक हो जाना चाहिए। लाइक ब्रो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। भाई साहब वो लड़की लिटरल 7 साल अपनी माँ से दूर रही है बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, और जब फाइनली वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है उसको अपनी माँ के साथ रहने का मौका मिलता है, तब तक एक्सीडेंट हो जाता है, और वो भी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की चाचा की लड़की से। ओफो, इनके रिश्ते ही खत्म नहीं होते, और ऊपर से झूठ अलग से बोले हैं। भाई कार्तिक तो खुद ऋषिकेश में था और उसने नायरा और अक्षरा का सारा सीन देखा था, फिर ये भी देखा था कि नायरा कितना अटैच्ड थी अपनी माँ से। ऑब्वियसली कोई भी होगा, बट स्टिल ही चूज टू हाइड द थिंग्स। उस लड़की को प्रोसेसिंग टाइम दो थोड़ा। उस टाइम वो लड़की एक्सट्रीम शॉक में थी, कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। और फिर ये वाला सीन तो मेरा आज भी दिमाग खराब करता है, जहाँ कार्तिक उल्टा नायरा को बोल रहा था कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे प्यार से बड़ा है, ब्ला ब्ला। लाइक एक्सक्यूज मी, मैं होती तो वही दिखा देती गुस्सा किसको कहते हैं। उसकी माँ की डेथ का ट्रुथ अभी अभी एक्सप्लोड हुआ है, और मुझे यहीं पे पहली बार लगा था कि कार्तिक अनकंफर्टेबल इमोशंस हैंडल ही नहीं कर पाता था। वो इतना मैच्योर था ही नहीं कि वो समझ पाए इस चीज को कि क्या गलत है क्या सही। जब तक सब रोमांटिक है तब तक परफेक्ट हस्बैंड इन द होल वर्ल्ड, बट जैसे ही सिचुएशन अगली हुई, बंदा बस चाहता था कि सब जल्दी नॉर्मल हो जाए विदाउट एक्चुअली सिटिंग विद नायरा's पेन। शुभम की डेथ के बाद सुवर्णा पूरा ब्लेम नायरा पे डाल देती है। उस बेचारी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का चांस तक नहीं मिलता, और फिर डायरेक्टली 2 साल का लीप होता है। नायरा कंप्लीटली टूट चुकी होती है और नैतिक के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाती है। वहाँ कॉलेज ज्वाइन करती है, न्यू लाइफ स्टार्ट करने की ट्राई करती है। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली ही था सब कुछ। सर भी वहीं आ गए प्रोफेसर और ट्रस्टी बनके, मतलब एक्स हस्बैंड हो या कॉलेज मैनेजमेंट। और भाई साहब की एंट्री पे ही ड्रामा खत्म नहीं होता। सेम बिल्डिंग, ऑपोजिट अपार्टमेंट। मतलब जेन्युइनली इनके रिलेशनशिप में स्पेस नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ड्रंक होना, कॉरिडोर में सीन्स क्रिएट करना, सैड विक्टिम कार्ड प्ले करना, और इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेशन कि नायरा उसको हैंडल करे।
हाँ भाई, वो तो है ही महानता की देवी। नायरा किसी और इंसान से नॉर्मल बात भी कर लें तो कार्तिक इतना जेलस एक्ट करता था। लाइक भाई, अभी तुम दोनों अलग रह रहे हो, रिलेशनशिप ऑलरेडी मेस में है, तो एटलीस्ट उसको ब्रीथ तो करने दो। पर नहीं, फिर मुंबई ट्रैक के एंड में दोनों उदयपुर वापस आते हैं और उधर सुवर्णा फुली रिवेंज मोड में होती है। उसको शुभम का बदला चाहिए। उसको बस नायरा को कार्तिक की लाइफ से परमानेंटली हटाना था। इनका अलग ही चल रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तब एंट्री होती है आशी की। उसको लिटरली बेटर ऑप्शन की तरह प्रेजेंट कर रहे थे, वाइल कार्तिक और नायरा ऑलरेडी इमोशनल ब्रेकडाउन पे चल रहे थे। कम्युनिकेशन नाम की चीज तो इनके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हर सीरियस इशू पे या तो एक्सट्रीम इमोशनल हो जाते थे या डायरेक्टली सेपरेट। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी अगली हो गई कि बात सीधा कोर्ट डिवोर्स तक पहुंच गई। भाई साहब, सीरियल्स में डिवोर्स तो ऐसे होता है जैसे लाइन में लग के ट्रेन की टिकट कटवा रहे हो। बट वेट, असली ड्रामा तो अब स्टार्ट होता है। डिवोर्स के बाद भी ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो सीक्रेटली मंदिर में शादी करने का डिसाइड करते हैं। और उधर कार्तिक फुल दूल्हा मोड में वेट कर रहा होता है, बट नायरा आती ही नहीं। उसको लगता है नायरा ईगो दिखा रही है, इग्नोर कर रही है, उससे हेट करती है। बट रियलिटी, वो लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन क्लॉट से अलोन फाइट कर रही थी। नायरा इंटेंशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी बिकॉज उसको लग रहा था वो बचने वाली नहीं है। भाई साहब, मतलब खुद विलेन बन रही थी ताकि कार्तिक मूव ऑन कर ले। और उधर कार्तिक, एंगर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा का था इसका तो। और फिर भाई साहब आशी के साथ शादी के मंडप में भी बैठ जाते हैं। लाइक सर, एक बार प्रॉपरली पूछ तो लो, प्रॉब्लम क्या है? ये बंदा इतना प्यार क्लेम करता था, बट हर सीरियस सिचुएशन में ट्रस्ट सबसे पहले गायब हो जाता था। और फिर जब नायरा की इलनेस का ट्रुथ रिवील होता है, प्योर गोयन का फैमिली को गिल्ट हिट करता है, स्पेशली सुवर्णा, क्योंकि इतने टाइम से जिसे विलन ट्रीट कर रहे थे वो खुद साइलेंटली डेथ फेस कर रही थी। और फिर वही क्लासिक ये रिश्ता क्या कहलाता है, साइकिल। आशी वाली शादी कैंसिल होती है और फाइनली हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे इमोशनल रीमैरिज। चलो अब मिहिर कपूर ट्रैक से समझते हैं। भाई साहब, यहीं से कार्तिक का इनसिक्योरिटी लेवल प्रॉपरली बाहर आना स्टार्ट हुआ, अगर तुम ध्यान से देखो तो। क्योंकि इनिशियली तो कार्तिक ही पुश कर रहा था नायरा को कि करियर करो, अपॉर्चुनिटीज लो, इंडिपेंडेंट बनो, ईटीसी। लेकिन जैसे ही नायरा एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करने लगी, बंदा अनकंफर्टेबल होने लगा। लाइक काम करना ही क्यों है, तुम घर में रहो, लड़के से इंटरेक्ट मत करो। मिहिर कपूर ने नायरा का टैलेंट जेन्युइनली अप्रिशिएट किया, उसको अपॉर्चुनिटीज दी, बिजनेस लेवल पे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और यहीं से कार्तिक का सपोर्टिव हस्बैंड वाला मोड हल्का हल्का क्रैश होने लगा। हल्का क्या, वो कॉन्फिडेंट था इस चीज को लेकर कि तुम घर की बहू हो तो बहू बन के रहो। नायरा बार बार क्लियर करती थी कि भाई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, लाइक सीरियसली एक वाइफ को बार बार अपनी लॉयल्टी पे जवाब देना पड़ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? सच में सीरियल का नाम परफेक्ट बैठता है। बट नहीं, कार्तिक कुछ समझता थोड़ी था। हमेशा की तरह पहले रिएक्ट करेगा ना, फिर महान बनेगा। जब क्लाइंट्स नायरा की आइडियाज अप्रिशिएट करने लगे और कार्तिक को वो पर्सनल अटैक जैसा फील होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली कार्तिक तो ऑफिस ऑकेजनली जाता था और उसकी वाइफ उससे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो जेलस भी हो रहा होगा। भाई साहब, कंपटीशन बिजनेस में हो रहा है या घर में? और फिर जेलसी इतनी बढ़ गई कि बंदा हर चीज को सस्पिशियस लेंस से देखने लगा। मिहिर कॉल करे, प्रॉब्लम। नायरा उसके साथ ट्रैवल करे, बिगर प्रॉब्लम। उसकी एडवाइस फॉलो हो जाए, बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सीन वो देख के रो ही दोगे तुम लोग। भाई साहब, खुद के वाइफ से जेलस, इतना भी पॉजिटिव नहीं होना था। कार्तिक को इंडिपेंडेंट नायरा पसंद तो थी, बट कंट्रोल लिमिट तक, जो उसकी बात सुने। क्योंकि जैसे ही नायरा की दुनिया उसकी बियॉन्ड ग्रो होने लगी, इनसिक्योरिटी फुल एक्टिवेट हो गई। और फिर आता है वो मोमेंट जहां मुझे जेन्युइनली लगा ना, दिस इज एक्चुअली मेस्ड अप, द इनफेमस क्वेश्चन सीन। मतलब इनसिक्योरिटी इतनी पीक पे पहुंच गई थी कि कार्तिक ने डायरेक्टली नायरा के कैरेक्टर पे डाउट कर दिया। लाइक व्हाट इज हैपनिंग सच में? नायरा उधर होटल में बेहोश हो जाती है। बाद में शी गेट टू नो कि प्रेग्नेंट है। बेहोश होने की वजह से वो होटल में रुक गई थी बिकॉज ऑब्वियसली शी कुडंट ट्रैवल बैक। और एक मोहतरमा कार्तिक जी को वीडियो भेजती है कि वो रूम से बाहर निकल रही है। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। और कार्तिक का ब्रेन सीधा कहाँ गया? मिहिर के साथ रात स्पेंड की क्या? ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? यही वो सीन है जहां मुझे लिटरली कार्तिक से हेट हो गया था। तब से दोबारा मुझे ये पसंद ही नहीं आया। लाइक एक्सक्यूज मी। और अब वो अपने प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उस पर बिलीव नहीं करता है, तो वो बच्चे पे करेगा।
नायरा के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। और ये वही बंदा है जो बोलता था नायरा पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिसके लिए जीने मरने के लिए तैयार था, वो ऐसा बोल रहा है। मुझे जेन्युइनली उस सीन में नायरा के लिए बहुत बुरा लगा था, बिकॉज इमेजिन तुम्हारा ओन हस्बैंड जो तुम्हारे लिए प्यार में जीने मरने को तैयार था, वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे। तुम सोच भी कैसे सकते हो भाई। उस टाइम पे भी कार्तिक को अपना क्वेश्चन कितना डिस्गस्टिंग था वो इमीडिएटली समझ नहीं आया, क्योंकि वो बंदा लिटरली बेवकूफ था। नायरा लिटरली सदमे में चली गई थी, जो जेन्युइन था, और जो लोग बोलते हैं वो प्रॉब्लम से भाग जाती थी, माना भाग जाती थी। बट उस मोमेंट पे तुम खुद को इमेजिन करो ऐसे क्वेश्चन के बाद, और जब खुद का हस्बैंड तुम पे बिलीव ना करे तो तुम रुक जाओगे। दैट वन क्वेश्चन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। और ऑनेस्टली नायरा का घर छोड़ना मुझे उस पॉइंट पे बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि भाई साहब इमेजिन करो, पहले इनसिक्योरिटी, फिर जेलसी, फिर कांस्टेंट डाउट, और अब डायरेक्टली कैरेक्टर पे क्वेश्चन। कितना ही टॉलरेट करे कोई। उफ। कार्तिक को लग रहा था शायद बाद में सॉरी बोल के सब नॉर्मल हो जाएगा, ऑलवेज। भाई दिस इज नॉट तुमने मेरा फोन चेक क्यों किया लेवल फाइट, यू लिटरली क्वेश्चन योर वाइफ्स लॉयल्टी। और फिर भाई साहब 5 ईयर लीप, और गोवा फेज देखोगे तो नायरा लिटरली अकेली सब हैंडल कर रही थी, ऑलमोस्ट डेड मान ली गई थी, और फिर भी अपनी लाइफ खुद रीबिल्ड करी। कायरव को रेस करना, खुद सरवाइव करना, नई आइडेंटिटी बनाना, सब कुछ अलोन। और उधर कार्तिक फुल डिप्रेस्ड सैड बॉय एरा मजनू। अब देखो मैं सिंपैथी भी क्यों ही दिखाऊं, क्योंकि प्रॉब्लम तुमने ही कॉज की है। ये सब हुआ किसकी वजह से था। और फिर जब कार्तिक को पता चलता है कि नायरा अलाइव है, बंदा इमोशनल होने के साथ साथ गुस्सा भी हो जाता है। उसको अभी भी शर्म नहीं आई है, अभी भी चैन से जीने नहीं देगा। जब तक उसे लग रहा था नायरा जिंदा नहीं है, तब तक वो उसे अच्छा मान रहा था। जब जिंदा निकली तो बुरी बन गई। बट नहीं, सीधा तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई, तुमने सच क्यों छुपाया, कोई रीजन था सिंगल जिसके लिए वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। और फिर कस्टडी बैटल, भाई साहब दैट ट्रैक इरिटेटेड मी सो मच, क्योंकि नायरा ने लिटरली ईयर्स तक कैरव को अकेला रेस किया, और अब सडनली सबको याद आ गया कि हमारा बेटा। और फिर एंट्री होती है वेदिका जी की। और ऑनेस्टली मुझे इस पूरे ट्रैक में सबसे ज्यादा सेकेंड हैंड एम्बैरसमेंट वेदिका के लिए फील हुई, क्योंकि भाई कार्तिक क्लियरली मूव ऑन नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दादी और फैमिली का प्रेशर अलग ही लेवल पे था। शादी कर लो, लाइफ में आगे बढ़ो, घर को बहू चाहिए। भाई बंदा इमोशनली अवेलेबल तो हो पहले। और कार्तिक का बिगेस्ट इशू यहाँ भी वही था, खुद कंफ्यूज था बट फिर भी सिचुएशन में फ्लो होता गया। उसको पता था कि वो किसी और लड़की को प्यार नहीं कर सकता है, फिर शादी करके क्योंकि फैमिली प्रेशर कर रही है, उससे दूसरी लड़की का लाइफ खराब होगा, वो अलग। बहुत सेल्फिश था भाई। और फिर जैसे ही नायरा वापस आती है, बस फिर तो अलग ही लेवल की स्टोरी हो गई। और उस पॉइंट पे वेदिका लिटरली साइड कैरेक्टर बन गई अपनी ही मैरिज में। मुझे जेन्युइनली उसके लिए बुरा लगता था, बिकॉज इमेजिन मैरिंग अ गॉय जो मेंटली अभी भी अपनी एक्स वाइफ में अटका हुआ है। वो नायरा को दिखाता है दैट वेदिका उसकी वाइफ है, एटीट्यूड एंड ऑल। फिर वही बात हो गई, जब नायरा गलत नहीं थी तुझे पता चल गया। तुम उसके साथ एक टाइम था जब जीने मरने की बातें करते थे, और अब उसको ड्रामा दिखा रहे हो। बस कर दे भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और भाई साहब इसके बाद 700 एपिसोड देखने के बाद वो सीन आता है जहां नायरा की डेथ हो जाती है, और फिर एंट्री होती है सीरत की। और ऑनेस्टली जितना ज़्यादा मैं कार्तिक और सीरत के रिलेशनशिप के बारे में सोचती हूँ, उतना ही ये स्टोरी लाइन इमोशनली वियर्ड लगती है, बिकॉज दिस वॉज नॉट जस्ट मूविंग ऑन। रियल क्वेश्चन ये है, अगर सीरत का फेस नायरा जैसा नहीं होता तो क्या कार्तिक उसे कभी नोटिस भी करता। क्योंकि सीरत के आने से पहले वही कार्तिक रीमैरिज के अगेंस्ट था, किसी और को अपने बच्चों की मदर बनाने के अगेंस्ट था, और नायरा की जगह किसी को इमेजिन तक नहीं कर पा रहा था। बट सडनली एक लड़की आती है जो एग्जैक्टली नायरा जैसी दिखती है, एंड नाउ ही इज रेडी टू मूव ऑन। बी सीरियस फॉर 1 second. It genuinely started feeling less like he fell in love with Seerat, and more like he got emotionally attached to a familiar face because he simply couldn't let go of Naira. और honestly मुझे सीरत के लिए बुरा लगता है। इमेजिन पूरी लाइफ एक ऐसे फैमिली में रहना जहाँ सबकॉन्शियसली लोग तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट करें क्योंकि तुम उनकी डेड लव्ड वन जैसी दिखती हो। नो मैटर कितनी अच्छी सीरत थी, कितनी केयरिंग थी, कितनी डिफरेंट पर्सनालिटी थी, बट उसकी खुद की आइडेंटिटी कभी फुली शाइन ही नहीं कर पाई, बिकॉज शी वॉज कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर नायराज शैडो। ये पैटर्न कार्तिक की लाइफ में बार बार रिपीट हुआ। नायरा उसके इमोशनल ब्रेकडाउन्स और इम्पल्सिव बिहेवियर से हर्ट हुई। वेदिका एक ऐसी मैरिज में फंस गई जहां उसे कभी जेन्युइनली लव ही नहीं मिला।
आशी इमोशनल कंफ्यूजन में ड्रैग हुई और फाइनली सीरत अननोनिंगली एक रिप्लेसमेंट बन गई उन मेमोरीज का जो उसने खुद क्रिएट भी नहीं की थी। इनडायरेक्टली ही सही, but four women ended up adjusting themselves around Karthik's emotional damage while he kept searching for healing through them. And I'm sorry, but that is not soulmate behavior. At one point, this stopped feeling like an epic love story and started feeling like emotional replacement therapy. तुम लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई।